वेव मैकेनिक्स आपकी पूरी यूनिट है, वेव मैकेनिक्स। इस यूनिट में जो सीक्वेंस हम बना रहे हैं, सबसे पहले तो हम प्रोग्रेसिव वेव पढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव वेव। सेकेंड नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग वेव स्पीड, ये चैप्टर पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पर पढ़ेंगे हम लोग सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हम लोग बीट्स पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हम इंटरफियरेंस पढ़ेंगे, इंटरफियरेंस। और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हम लिसाजियस फिगर पढ़ेंगे, लिसाजियस फिगर, लिसाजियस फिगर। ये जो लिसाजियस फिगर है ये आपके कंपटीशन का रहेगा। बाकी ये सब भी हैं आपके स्कूल सिलेबस में भी, ये 3 लोग हैं। लिसाजियस फिगर केवल किसका होगा? कंपटीशन का। और उसके बाद सबसे आखिरी में पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट। तो आपको पता चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा समय कहाँ लगने वाला है। ठीक है, सब आ गया। इसमें वेव स्पीड में जो न्यूटन की कहानी आप सुनोगे तो वो मैकेनिकल, आपके 11th क्लास का जो वेव मैकेनिक्स है वो केवल और केवल मैकेनिकल वेव की बातें करेगा। जैसे बीट्स में हम किसकी बातें करेंगे? मैकेनिकल वेव की। स्टैंडिंग वेव में किसकी बातें करेंगे? मैकेनिकल वेव की। इंटरफीरेंस में किसकी बातें करेंगे? मैकेनिकल वेव की। इंटरफीरेंस आपको दोबारा से 12th में फिर से मिलेगा और बहुत बड़े स्केल पर मिलेगा। इंटरफीरेंस 12th पे बहुत बड़े स्केल पर मिलेगा, लेकिन वहाँ पर उस इंटरफीरेंस में आप किसकी बात करोगे? नॉन मैकेनिकल की। तो आपका 11th क्लास का जो वेव मैकेनिक्स है वो 100% पूरी तरह से मैकेनिकल वेव की ही बात करेगा। ठीक है ना? जितने भी चैप्टर हैं सब मैकेनिकल वेव के लिए। लिसाजियस फिगर, लिसाजू जो है मैथमेटिशियन है, लिसाजू मैथमेटिशियन का नाम है। तो लिसाजियस फिगर जो हैं वो क्या होते हैं? तो जब हम बात करते हैं कंप्यूटर डिज़ाइनिंग की, जैसे आप कहते हो कि भाई किसी कपड़े पर जो ये प्रिंट है वो कैसा बहुत बढ़िया डिज़ाइन है, तो कोई कहता है ये कंप्यूटर डिज़ाइनिंग है। तो सारी की सारी जो कंप्यूटर डिज़ाइनिंग है वो लिसाजियस फिगर है। तो वेव मैकेनिक्स में जो पहला चैप्टर है आपका प्रोग्रेसिव वेव, इसमें पहला क्वेश्चन वेव क्या होता है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वेव। छोटे बच्चों की डेफिनेशन आपको सुनाते हैं, शायद आपको भी वो डेफिनेशन अभी भी याद हो। छोटे बच्चों की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन ए डिस्टर्बेंस टेक प्लेस इन ए मीडियम देन द फॉर्मिंग डिस्टर्बेंस फॉर्मिंग एनर्जी प्रोपेगेट इट इज कॉल्ड वेव। जब किसी मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस बनाया जाता है तो वो जो डिस्टर्बेंस मीडियम में बनता है वो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है। वो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है मतलब डिस्टर्बेंस से जो आने वाली एनर्जी है वो ट्रेवल करती है, और उसी एनर्जी को क्या कहा जाता है? वेव। ये तो हो गई छोटे बच्चों की डेफिनेशन। बड़े बच्चों की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो वेव है वो एनर्जी है, वेव एनर्जी है। तो हम तो बहुत सारी एनर्जी जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और भी बहुत सारी एनर्जीज आप जानते हो। तो वेव जो है वो सरनेम है, सरनेम, एनर्जी का सरनेम है। यानी कि ये जो सरनेम है ये सभी एनर्जी के साथ में नहीं लगाया जाता। ये वेव वाला सरनेम केवल उन एनर्जी के साथ लगाया जाता है जो एनर्जी जब ट्रेवल करती हैं, प्रोपेगेट करती हैं,
तो मास का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। ऐसी एनर्जीज जिनको ट्रेवल होते हुए हम नोटिस करते हैं, जिनको चलता हुआ हम नोट करते हैं कि वो चल रही हैं, लेकिन उनके साथ में मास का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, उनको वेव कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए साउंड एनर्जी देख लो। हम क्लास में बोल रहे हैं, वोकल कॉर्ड से साउंड एनर्जी आ रही है, और क्योंकि आप सुन रहे हो तो ये भी सबूत मिल गया कि वो चल करके आपके पास जा रही है। अगर उस एनर्जी में मास भी ट्रांसपोर्ट होता तो क्लास के बाद हमारा मास क्या होना चाहिए, कम, और आपका मास ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होता। इससे प्रूफ हो गया कि साउंड एनर्जी जब चल करके आपके पास पहुंची है तो उसमें मास ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए साउंड एनर्जी के नाम में वेव लगाना चाहिए। तो साउंड एनर्जी क्या होगी, वेव एनर्जी। लाइट एनर्जी के बारे में बात कर लो भाई, आप अपने लैंप की बात कर लो, बल्ब की बात कर लो कि बल्ब का मास आपने नोट किया, मान लेते हैं कि 100 ग्राम है, और आजकल के जो बल्ब हैं, जो एलईडी हैं, वो ख़राब तो होती नहीं जनरली, 1.5-2 साल चलाने के बाद आप उसका मास फिर से नोट कर लो, अभी भी उतना ही आएगा। तो लगातार आपको क्या दे रहा था, लाइट की एनर्जी। अगर उस एनर्जी में मास होता तो धीरे धीरे मास जो है इसका बल्ब का कम होता जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। अपने सेलफोन का एग्जाम्पल ले लो, जैसे तुमने इसमें सिम कार्ड डाला तो रेडियो एनर्जी आने लगती है। तो अगर रेडियो एनर्जी में क्या होता, मास होता, तो फिर सेल फोन का मास क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि लगातार रेडियो एनर्जी इसके पास आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि सेल फोन का मास तो बदल नहीं रहा। इससे पता चलता है कि जो रेडियो एनर्जी इसके पास आ रही है और ये सेल फोन उसको ले रहा है, तो उस एनर्जी में किसी भी तरीके से मास नहीं है। तो ऐसी जितनी भी एनर्जीज हैं जो इस बात का सबूत देती हैं कि एनर्जी तो चलेगी लेकिन साथ में मास ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, हम उनको क्या कहते हैं, वेव। अब जैसे सपोज कर लो कि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकले, तो इलेक्ट्रॉन चले ना, इलेक्ट्रॉन चले मतलब एनर्जी ट्रेवल हुई, लेकिन साथ में मास भी तो ट्रांसपोर्ट हुआ। तो इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो वेव के एग्जाम्पल में नहीं आएंगे। आपकी जो गाड़ी है वो चल करके इस जगह से उस जगह पहुंच गई तो एनर्जी भी तो ट्रांसपोर्ट हुई, लेकिन साथ में गाड़ी का मास भी तो ट्रांसपोर्ट हुआ, तो वो वेव में नहीं आएगा। क्लियर है ना वेव की डेफिनेशन? वेव एनर्जी का सरनेम होता है, ये केवल उन एनर्जीज के साथ लगाया जाता है जो इस बात को वेरीफाई करते हो कि एनर्जी तो ट्रेवल करेगी लेकिन मास ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो शुरू करिए आप, चैप्टर है प्रोग्रेसिव वेव, उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वेव। देखो चैप्टर में ही प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। भाई प्रोग्रेस को करना, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना लगातार। तो प्रोग्रेसिव वेव में मतलब समझ गए कि यहाँ पर जो वेव होगी वो लगातार कैसे होगी, आगे ही बढ़ती जाएगी। तो प्रोग्रेसिव वेव में क्वेश्चन है व्हाट इज वेव। आंसर लिख लीजिए आप कि वेव इज या वेव्स आर सच एनर्जीज, ये ऐसी एनर्जीज होती हैं, सच एनर्जीज जो चलती तो हैं, विच प्रोपेगेट, प्रोपेगेट माने चलना, प्रोपेगेट, विच प्रोपेगेट विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास। तो वेव उन एनर्जीज का बंच होता है जो ट्रेवल करती हैं तो साथ में मास ट्रांसपोर्ट नहीं होता। अब जब ये डेफिनेशन आ गई तो ऐसी एनर्जीज को जरा कलेक्ट किया जाए। भाई ऐसी कौन कौन सी एनर्जीज हैं जो इस बात को मानती हैं। तो अभी आपने देखा कि कुछ एग्जाम्पल तो आपके आस ही पास थे। साउंड की एनर्जी, तो साउंड की एनर्जी ये काम करती है, तो साउंड की एनर्जी में वेव लगाने की परमिशन है, सरनेम है साउंड एनर्जी का ये। लाइट की एनर्जी ये काम करती है तो उसमें भी वेव लगाने की परमिशन है। रेडियो की एनर्जी ये काम करती है तो उसके नाम में भी क्या लगा सकते हो, वेव। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बीम, इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो बीम एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन बीम एनर्जी,
इलेक्ट्रॉन बीम एनर्जी नॉट वेव, ये वेव नहीं है। हाँ ये चलती तो है और एनर्जी भी ट्रेवल करती है, लेकिन इसके तो प्रोपेगेशन में क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है, मास। ठीक है ना। अब जब ऐसी एनर्जीज का कलेक्शन किया गया, कलेक्शन हुआ, तो पता चला कि यार ये तो बहुत सारी हैं, और जब चीज़ें बहुत सारी हैं तो फिर स्टडी टिपिकल हो गई। तो सिंप्लिसिटी के लिए वेव्स को डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में। वेव्स आर टू टाइप्स। एक पार्ट रखा गया मैकेनिकल वेव, उसका नाम था मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, इसमें जो सबसे आसान सा क्वेश्चन है वो हम बताएंगे और टिपिकल वाला क्वेश्चन आप बताएंगे। और दूसरे का नाम रखा गया नॉन मैकेनिकल वेव्स। उसके बाद न्यूटन ने बहुत सारा काम किया तो पता चला कि मैकेनिकल वेव्स का एक नाम और भी है, इलास्टिक वेव्स। स्टडी में पता चलेगा कि इलास्टिक क्यों कहते हैं। और नॉन मैकेनिकल का जो दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो नॉन मैकेनिकल का दूसरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये साइंटिस्ट मैलस ने बताया, और मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम इलास्टिक वेव, ये न्यूटन ने बताया। तो एक आसान सा क्वेश्चन जिसका जवाब हम देते हैं कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है ये हम बताते हैं, और किसी वजह से ये अलग अलग होंगे तभी तो अलग अलग नाम रखे गए, और दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप बताओ। तो देखो सिमिलरिटी हमने बताया इसके सरनेम से कि इनके मैकेनिकल के नाम में भी वेव्स आया है और नॉन मैकेनिकल के नाम में भी क्या है, वेव्स आया है। तो ये तो पक्का हो गया कि मैकेनिकल वाली जो एनर्जीज हैं, मैकेनिकल वेव वाली जो एनर्जीज हैं, जब ये चलेंगी तो मास ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, और नॉन मैकेनिकल भी जब चलेंगी तो मास ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। भाई ये तो इनके नाम से क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव जो है ये कॉमन काम तो करती होंगी। कि मैकेनिकल वेव में जितने भी लोग हैं, जितनी भी मैकेनिकल वेव में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे जब ट्रेवल करते होंगे तो मास ट्रांसपोर्ट नहीं करते होंगे, और नॉन मैकेनिकल में यही बात होगी कि सारे के सारे ट्रेवल करते होंगे तो मास को ट्रांसपोर्ट नहीं करते होंगे, तभी तो इनके नाम में वेव लगा है ना। तो ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से इनके एक जैसे फीचर्स होने के बाद भी इनके नाम अलग अलग रखे गए। मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल्स में सिमिलरिटी मैंने बता दी आपको। ऐसी कौन सी बात थी कि इनको अलग अलग किया गया। तो जो ये मैकेनिकल वेव्स हैं, तो मैकेनिकल वेव्स को वैक्यूम में चलना नहीं आता। मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। जैसे ही वैक्यूम आता है ये चलना नहीं जानते, ये ट्रेवल नहीं कर पाती। आल्सो मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम एज वेल एज इन इलास्टिक मीडियम। इन इलास्टिक मीडियम, और ये ऐसे मीडियम में भी नहीं चलती हैं जो इनइलास्टिक होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनइलास्टिक इलास्टिक क्या होता है। तो इलास्टिक मीडियम वो है जो आप अगर उसमें डिस्टरबेंस करो और रिस्पॉन्स करे, और इनइलास्टिक वो है जो रिस्पॉन्स ही ना करे। जैसे कि देखिए भाई, यहाँ पर एयर मीडियम है, हमने अपनी बॉडी का ये हाथ अपना ऐसे घुमाया तो मुझे पता है कि यहाँ से वो एयर हट गई ना, और जैसे हमने हटा लिया तो वो वापस आ गई। ये इलास्टिसिटी है। तो जो डिस्टर्ब होने से डिस्टर्ब हो जाए वो इलास्टिक है, और जो डिस्टर्ब करने के बाद भी ना डिस्टर्ब हो वो इनइलास्टिक है। जैसे हमारे और तुम्हारे बीच में अगर कांच की दीवार बन जाए तो हम बोलेंगे आप नहीं सुन पाओगे। क्यों? कि हमारे वोकल कॉर्ड से एनर्जी आएगी और वो कांच की दीवार में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनसे कहेगी डिस्टर्ब हो, ये रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, तो आपके पास तक एनर्जी नहीं पहुंचेगी। अभी क्या हो रहा है, हमारे और तुम्हारे बीच में किसकी दीवार है? एयर की। मैं बोल रहा हूँ एयर आपका इलास्टिक मीडियम है, तो एनर्जी जब इनको मिलती है तो ये रिस्पॉन्स करते हैं, और रिस्पॉन्स करके एनर्जी को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। तो मैकेनिकल वेव में जो सबसे ख़राब बात है वो ये है
कि इन वेव्स को एक तो वैक्यूम में ट्रेवल करना नहीं आता, दूसरा ये इन इलास्टिक मीडियम में नहीं चलती। और यही वो फीचर है जो न्यूटन ने बताया था। उन्होंने ये भी बताया कि मैकेनिकल वेव अगर चलती हैं तो मैकेनिकल वेव्स कैन ट्रेवल ओनली इन इलास्टिक मीडियम, ये केवल इलास्टिक मीडियम में चल पाती हैं। जैसे हमारे और तुम्हारे बीच में जो एयर है ना वो इलास्टिक है, कितने मजे से ये मैकेनिकल वेव साउंड वाली चल रही है। यही पूरी क्लास अगर मून में शिफ्ट हो जाए जहां पर मीडियम नहीं है, सिचुएशन यही रहे, तो भी आप बोलेंगे लेकिन आप हमको नहीं सुन पाओगे, क्योंकि अब हमारी जो साउंड एनर्जी है जो कि मैकेनिकल वेव का फैमिली मेंबर है, इसको कोई मीडियम ही नहीं मिला। क्या मिला? वैक्यूम, तो चल ही नहीं पाएगी। और ये किस मीडियम में चलेगी? इलास्टिक मीडियम में चलेगी। सबसे अच्छा इलास्टिक कौन होता है? मेटल। तो मेटल में बहुत अच्छे से चलेगी। उसके बाद इलास्टिक के मामले में कौन आते हैं? लिक्विड। और सबसे पुअर कौन है? गैस। यानी कि ये मैकेनिकल वेव, जैसे इस समय एग्जाम्पल अगर लें तो एयर में ये चल रही है, लेकिन अगर ये पूरी क्लास पानी में डुबो दी जाए तो मैकेनिकल वेव और अच्छे से चलेगी, उसको काफ़ी मज़ा आएगा, अच्छा फील आएगा, बहुत तेज़ी से चलेगी। और अगर यही सॉलिड मीडियम होता तो बहुत तेज़ी से चलेगी। तो ये बात न्यूटन ने बताई और इसीलिए इनको जो है नाम क्या दिया गया? इलास्टिक वेव्स। ठीक है ना ये बात? चैप्टर नंबर 2 जो जिसका नाम है वेव स्पीड, तो चैप्टर नंबर 2 में हम केवल इसी बात पर फोकस करेंगे, चलने के बारे में फोकस करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये इनकी एक फीचर्स अलग था। और नॉन मैकेनिकल ने कहा कि ऑलराउंडर है भाई हम, तो नॉन मैकेनिकल वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एज वेल एज इन मीडियम। तो इनको किसी से कोई शिकायत नहीं है, ये मीडियम में भी चल सकती हैं और वैक्यूम में भी चल सकती हैं। यही एक बात इनकी ऐसी थी जो जिसकी वजह से फैमिली को क्या किया गया? अलग अलग किया गया। यानी इस फैमिली में उनको रखना है जो वैक्यूम में चल सकती हूँ, और इस फैमिली में उनको रखना है जो वैक्यूम में नहीं चल सकती हूँ। ठीक, अब जब ये सारे के सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठा किए गए तो देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स फॉर मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स के इतने एग्जाम्पल हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। जैसे साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, अल्ट्रासोनिक वेव एक मैकेनिकल वेव है, इंफ्रासोनिक जो अर्थक्वेक की वेव होती है वो इंफ्रासोनिक में आती है, इंफ्रासोनिक वेव एक मैकेनिकल वेव है। ऐसे कई सारे लोग हैं। तो मैकेनिकल वेव्स के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं और नॉन मैकेनिकल के हमारे पास में कुछ गिने चुने एग्जाम्पल हैं। देयर आर 7 नॉन मैकेनिकल वेव्स टिल नाउ। ये हम क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, टिल नाउ। तो 7 जो हैं वो नॉन मैकेनिकल वेव हैं अभी तक। उनमें से एक का नाम है, हमने इनको ऐसे याद रखा हुआ है, RMELU-XG। ये सीक्वेंस आगे जाके बड़े काम का हो जाता है। R फॉर रेडियो, M फॉर माइक्रो, I फॉर इंफ्रारेड, L फॉर लाइट, U फॉर अल्ट्रावायलेट, X फॉर एक्सरे, G फॉर गामा रे। तो R यहाँ पर है रेडियो, M यहाँ पर है माइक्रो। इन लोगों का काम है कम्युनिकेशन में, सेल फोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट, वो सब इसी एनर्जी के जो है चमत्कार हैं। I फॉर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को हीट भी कहा जाता है। L फॉर लाइट, आप जानते हो ऊपर वाले ने आपको आंखें दे रखी हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। U फॉर अल्ट्रावायलेट, यहाँ मैंने अल्ट्रासोनिक लिखा था तो कंफ्यूज मत होना भाई।
और एक्स फॉर एक्सरे, इसकी इंपॉर्टेंस आप जानते ही हैं, और जी फॉर गामा रे। गामा रे, अगर किसी वेव के नाम में रे आ जाए, आर डब्ल्यू माने रफ वर्क, तो रे का मतलब होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर किसी वेव के नाम में रे लगाया जा रहा है तो इससे केवल यही इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये एनर्जी जो है निश्चित दिशा में चलती है। जैसे हमारी साउंड हर तरफ जा रही है, हम अगर कहें भी साउंड से कि पीछे मत जाना तो नहीं मानने वाली। अगर हम एक ऐसी जगह पर भी बंद हो जाए जहाँ पर चारों तरफ दीवार ही दीवार हो, तो भी साउंड जो है दीवार को पेनिट्रेट करते हुए क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अगर इसी जगह पर पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो साउंड, जैसे हम एक पर्सन जो है वो दीवार के पीछे खड़ा है, दीवार के पीछे वो पर्सन खड़ा हुआ है, वो हमें नहीं देख रहा लेकिन हमको सुन सकता है ना, यानी वेव उसके पास तक जा रही है। तो साउंड की इस बातचीत में स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, हर तरफ चलती है, जहां मन होता है वहां जाती है। अब एक्सरे के साथ ऐसा नहीं है। अगर एक्सरे के साथ ऐसा होता तो समझ लो क्या दिक्कत आती। एक्सरे लेना है उसका और सब तरफ जा रही है तो जितने भी लोग बैठे हैं सबका एक्सरे हो जाता है, बट ऐसा नहीं है ना। गामा में भी यही फीचर्स होता है, ठीक है ना। तो रे लग जाने का मतलब हो गया निश्चित दिशा। और देखो क्या चमत्कार है जबरदस्त, तुमने लाइट को रे बना ली है, लेजर की जो लाइट है वो कैसी है, रे है। तो और बल्ब की जो लाइट है वो रे नहीं है। एक बल्ब आप ऑन करते हैं, पूरा का पूरा जो हॉल होता है वो फुल ऑफ लाइट हो जाता है, रोशनी से भर जाता है। लेकिन एक लेजर की लाइट अगर आप ऑन करोगे तो क्या पूरा का पूरा रूम रोशनी से भरेगा, नहीं। तो लाइट के साथ हम लोगों ने दोनों फीचर्स देखे हैं। हमने ऐसे भी लाइट सोर्स बना लिए हैं जिनकी लाइट एनर्जी सब तरफ जा सकती है, और ऐसे भी बना लिए हैं जिनकी की स्पेसिफिक डायरेक्शन। रेडियो और माइक्रो में अभी हमें कामयाबी नहीं मिली है। रेडियो और माइक्रो में हमें कामयाबी नहीं मिली है। अगर हम रेडियो से बोलें कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलो तो नहीं मानती है, जब भी चलेगी ऑल पॉसिबल में चलेगी। माइक्रो भी यही काम करते हैं। इनके साथ हमने रे वाला फीचर डेवलप कर लिया है ILU के साथ। मतलब ये तीन ऐसे नाम हैं जिनमें हमने रे नेचर भी बना लिया है। अगर आपने कहा कि इंफ्रारेड तुमको केवल ईस्ट में जाना है तो हमारे पास ऐसे सोर्सेज हैं जो इंफ्रारेड को केवल कहाँ भेजेंगे, ईस्ट में। लाइट के साथ भी यही है, अल्ट्रा के साथ भी यही है। और ये गॉड गिफ्टेड कैसे हैं, रे हैं। अगर हम इनसे बोले कि हर तरफ जाओ तो नहीं जाने वाले। एक्सरे क्या करेगी, हर तरफ नहीं चलेगी, जब भी चलेगी स्पेसिफिक चलेगी। गामा भी यही काम करेगी, ठीक। ये दोनों हर तरफ चलते हैं, इनके अंदर रे फीचर नहीं है। लास्ट के दोनों रे फीचर रखते हैं, इनके अंदर वो नेचर नहीं है ऑल पॉसिबल में जाने का। ये हमारे चॉइस पे डिपेंड करते हैं। लेजर की टॉर्च उठाओगे तो कौन सी सिचुएशन, रे। और एक बल्ब अगर लोगे तो कौन सी सिचुएशन, ऑल पॉसिबल। नोट करिए। अब देखिए हम जाएंगे 100% फॉर द मैकेनिकल वे भी अब पढ़ा जाएगा सब कुछ। तो एक नोट है यहाँ पर, ये बात पता चली है कि इन मैकेनिकल वेव मीडियम रिक्वायर्ड, एक बात तो ये पता चली है। मीडियम यानी इलास्टिक वाला, बिना इलास्टिक मीडियम के तो ये कुछ करती ही नहीं है। तो इन मैकेनिकल वेव मीडियम इलास्टिक रिक्वायर्ड, एक तो हमने ये देखा। दूसरा, एनर्जी चलेगी, एनर्जी प्रोपेगेट। तीसरा जो मास है वो नॉट ट्रांसपोर्ट। तो ये तीन बातें मैकेनिकल वेव के बारे में बताई गई। तो अब सवाल यहां पर ये है कि वो जो मीडियम है आखिर उसका रोल क्या है। भाई मीडियम में तो मटेरियल होगा और मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं होना, और एनर्जी मैकेनिकल वेव कहती है कि भाई हम तो ट्रेवल करेंगे, मुझे मीडियम चाहिए। तो यानी क्वेश्चन यहां पर ये आ गया कि आखिर ये मीडियम उस मैकेनिकल वेव की कैसे हेल्प करता है। ठीक है ना, क्वेश्चन आया कि जो मीडियम है
वो मीडियम यानी मटेरियल है भी और उसको ट्रांसपोर्ट भी नहीं होना, लेकिन एनर्जी क्या होनी है, आगे बढ़नी है। तो केवल एक ही चमत्कार है और वो चमत्कार है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा चमत्कार है जिसमें एनर्जी तो ट्रांसफर हो जाती है, एनर्जी ट्रांसफर, लेकिन मास जो है वो बेचारा ट्रांसफर नहीं होता। मास ट्रांसफर नॉट टेक प्लेस। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको समझाने के लिए। आप इस पेंडुलम को देखो, चलो इसको थोड़ी एनर्जी देते हैं, 20 जूल दे देते हैं। जैसे इस पेंडुलम ने 20 जूल एनर्जी ली तो ये नाचने लगा लाइक दिस। तुमने देखा भी कि हाँ भाई रिस्पॉन्स कर रहा है। जाइए थोड़ी देर घूम के लौट के वापस आइए, जैसे तुम घूम के लौट के वापस आओगे ये फिर से वैसे ही हो गया। हमने पूछा यार तुमको जो एनर्जी दी थी वो कहाँ गई? अब इसके पास तो नहीं, क्योंकि ये तो वैसे ही था, कहीं तो चली गई है, लेकिन ये अपनी जगह पर ही है। अब जरा सा ये सारी एक्टिविटी आप देखिए, अब आप मूव मत करिए। 20 जूल या एनर्जी देने के बाद जरा देखिए पेंडुलम क्या कर रहा है। तो पेंडुलम इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, वो रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट एंड शांत, फाइनल शांत हो गया। यानी कि इसने सिंपल हार्मोनिक मोशन करके, इसने ऑसिलेटरी मोशन करके क्या किया है, वाइब्रेशन मेंटेन किए, और उस वाइब्रेशन से एनर्जी क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हुआ। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि फिजिक्स में ऐसा और कौन सा तरीका है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी लेकिन मास नहीं, समझ में नहीं आएगा। इकलौता केवल ये तरीका कि वाइब्रेशन ही एक ऐसा तरीका है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है लेकिन मास ट्रांसपोर्ट नहीं होता। और कोई एग्जाम्पल हो तो बताइए। आप स्प्रिंग से एनर्जी ट्रांसफर करवा लीजिए, कर देगी स्प्रिंग, क्या करेगी, वाइब्रेशंस करेगी। जब ये बात फिजिक्स में बता दी गई, ये बात लोगों को पता चल गई, तो जवाब मिल चुका था कि आखिर मैकेनिकल वेव के लिए इलास्टिक मीडियम करता क्या है। तो रिजल्ट आया कि ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव, ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव जो इलास्टिक मीडियम के पार्टिकल हैं, इलास्टिक मीडियम मटेरियल पार्टिकल्स क्या हेल्प करते हैं, पार्टिकल्स मेक वाइब्रेशन यानी कि SHM। क्योंकि इतने डेंस होते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े एम्पलीट्यूड नहीं हो सकते। ऑसिलेटरी मोशन और SHM में डिफरेंस क्या होता है, जब तुम चैप्टर पढ़ोगे इसको तो तुम देखोगे डिफरेंस कुछ अलग तरीके का है, लेकिन अगर मुझे रफली तुमको बताना है कि डिफरेंस क्या है, तो ऑसिलेटरी मोशंस में जो एम्पलीट्यूड है वो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन SHM में जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं कैसे होते हैं, छोटे छोटे। तो जो मीडियम है वो बंच ऑफ द मिलियन बिलियन एटम्स और पार्टिकल्स है ना, तो अगर इसको वाइब्रेशन करने का मौका मिला तो अगल बगल कौन है, एटम्स है, ऊपर नीचे कौन है, एटम्स हैं, लेफ्ट राइट सब कौन है, एटम्स है। जैसे ये वाइब्रेशंस करेगा तो अगले वाले से टकराएगा ना, एनर्जी दे देगा, इसको क्या ना पड़ेगा पीछे। तो छोटे छोटे वाइब्रेशंस होते हैं, और इसीलिए छोटे छोटे वाइब्रेशंस होने की वजह से हमने किसको नोट किया है, SHM को, ऑसिलेटरी को नोट नहीं किया। बात समझ में आ रही है ना हमारी। जैसे मैंने हेलो बोला तो मेरे जो लिप्स के आगे जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, इन्होंने कहा चलो हम जा रहे हैं। अरे आगे जाएंगे तो क्या दीवार मिलेगी, मॉलिक्यूल्स की दीवार है, उससे टकरा एनर्जी दे दी, अब वो आगे बढ़ेंगे, ये बेचारे बढ़ पाएंगे आगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, जो एम्पलीट्यूड्स हैं, वो कैसे हैं, छोटे छोटे हैं, और छोटे छोटे जब वाइब्रेशंस में छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट जब आता है तो वो बन जाता है SHM। क्लियर ये बात। तो ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव, इलास्टिक मीडियम मटेरियल पार्टिकल्स मेक वाइब्रेशन एंड ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास, तो क्वेश्चन आता है थ्योरी का, कई बार आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में
कि जो मीडियम की इलास्टिसिटी है वो क्या करती है? आंसर है एनर्जी को आगे बढ़ाने में मदद करती है। अभी वही वाला एग्जाम्पल फिर से लो कि मैंने हेलो बोला, कांच की दीवार थी, तो एनर्जी ने जाकर के कांच के जो पार्टिकल्स थे, जो एटम्स थे, उन पे जाके हिट किया, इन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। जब इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया तो उसके आगे जो लेयर है एटम्स की, उनको एनर्जी मिल पाएगी? नहीं। उसके आगे जो लेयर है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो एनर्जी के आगे बढ़ पा रही है? नहीं। यानी इलास्टिसिटी अगर ज्यादा तो स्पीड भी क्या? ज्यादा। और इलास्टिसिटी अगर खराब तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? खराब। तो यहां पर आपको यह सीखने को मिला कि मैकेनिकल वेव स्पीड, जिसको कि हम v से लिख रहे हैं, वो प्रोपोर्शनल टू क्या है? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ ए मीडियम। और सबसे अच्छी इलास्टिसिटी किनके पास है? मेटल्स के पास। उसके बाद किसके पास है? लिक्विड्स के पास। सबसे खराब किसके पास है? गैस के पास। एंड दैट इज वाई सबसे ज्यादा मैकेनिकल वेव स्पीड कहाँ मिलेगी? मेटल्स में, उसके बाद फिर लिक्विड में, उसके बाद फिर गैस में। जैसे कि अगर स्टील का एग्जाम्पल लें तो स्टील में मैकेनिकल वेव स्पीड v स्टील में अगर हम निकालें तो करीब करीब 5000 मीटर पर सेकेंड आती है। अगर हम मैकेनिकल वेव स्पीड को पानी में निकालें तो ये करीब 1450 यानी कि 1500 मीटर पर सेकेंड के आसपास आती है। और इसी मैकेनिकल वेव स्पीड को अगर हम एयर में देखें तो आती है 331 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड, यानी करीब करीब 332 मीटर पर सेकेंड आती है। ध्यान देना भाई, बहुत पहले तुमने पढ़ा था कि वेव स्पीड v बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, याद है? ये फंडा नॉट ट्रू फॉर मैकेनिकल वेव। ये फंडा मैकेनिकल वेव के लिए ट्रू नहीं है। कैसे? सोच के देखते हैं। अच्छा, एयर में स्पीड मैकेनिकल वेव की है 332 मीटर पर सेकेंड, तो बच्चा रो रहा है, स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड। शेर ने दहाड़ मारी, रोरिंग लायन की साउंड 332 मीटर पर सेकेंड। हारमोनियम से आने वाली साउंड 332 मीटर पर सेकेंड। सिंगर जो गा रहा है 332 मीटर पर सेकेंड। और सभी की फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग अलग है। अगर फ्रीक्वेंसी से स्पीड को लेना देना होता, अगर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा से स्पीड को लेना देना होता तो बच्चे की साउंड की स्पीड अलग होती, गिटार से आने वाली साउंड की स्पीड अलग होती, सिंगर की फ्रीक्वेंसी अलग है, अलग होती, बट ऐसा होता नहीं। यानी कि v फॉर मैकेनिकल वेव स्पीड को फ्रीक्वेंसी और लैम्डा से कोई लेना देना है? नहीं। इससे क्या पता चल गया कि f इंटू लैम्डा बराबर v बराबर कांस्टेंट फॉर मैकेनिकल वेव। फॉर मैकेनिकल वेव, समझो इस बात को भाई। जैसे रोते हुए बच्चे की फ्रीक्वेंसी f1 है, उसकी अपनी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा 1 है, दोनों को मिला के स्पीड बनाया तो कितना आया? 332। अगर वो एयर में रो रहा है तो एयर मीडियम में। रोरिंग लायन की फ्रीक्वेंसी f2 है और उसका अपना करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा 2 है, उसकी भी स्पीड कितनी आ गई? 332। तो बात समझ में आई? यानी मैकेनिकल वेव की दुनिया में दो या दो से ज्यादा अगर आपके पास में मैकेनिकल वेव सोर्सेज हैं, मीडियम सेम तो स्पीड सेम, यानी f इंटू लैम्डा बराबर v बराबर कांस्टेंट फॉर मैकेनिकल वेव इन सेम मीडियम। अब अगर आप बच्चे से बोलते हो कि तुमको रोना है तो जाकर के इनसाइड द इनटू द वाटर जाके रोइए, तो 1450 है। और दहाड़ते हुए शेर ने कहा हम तो एयर में, तो देखो बदल गया, मीडियम बदला तो स्पीड बदल गई। बड़े फ्रिक्वेंटली मतलब जो है बहुत ही अच्छे और जल्दी से गलत होने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो क्या पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि फॉर मैकेनिकल वेव फ्रीक्वेंसी बराबर 100, स्पीड बराबर v, फ्रीक्वेंसी बराबर 1000, स्पीड बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो गलत जवाब क्या है। जिन लोगों को ये लगता है
बोले v बराबर एफ लेमडा, यहां से उन्होंने फंडा बनाया v प्रोपोर्शनल टू f, v1 बाई v2 बराबर लेमडा 1 बाई लेमडा 2, बोला v1 बराबर v है, v2 इज v डैश, सॉरी फ्रीक्वेंसी में है f1 बाई f2, तो फ्रीक्वेंसी है 100 और इस वाली फ्रीक्वेंसी का हाल चाल है 1000, v डैश बराबर 10v। गलत हो गया, सही आंसर क्या होगा? v का v ही रहेगा। सही आंसर क्या होगा? क्योंकि मैकेनिकल वेव स्पीड को ना तो फ्रीक्वेंसी से मतलब है ना ही वेवलेंथ से मतलब है, तो इसको मतलब किससे? मीडियम से। और जनरली जब क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हम तो ऑब्जर्वर बन जाते हैं, यानी ये जो काम किया गया है कहाँ पर? एयर में, हम लोग वहीं रहते हैं, और ये भी जहाँ काम किया गया किस पर? एयर पर। ठीक है। उसके बाद में जब आपसे ये बताया गया कि मैकेनिकल वेव जो है चलती है तो मीडियम के पार्टिकल्स कैसे हेल्प करते हैं, इलास्टिक होने की वजह से वाइब्रेशंस करते हैं, वाइब्रेशंस करेंगे तो अपने पड़ोसी लोगों से क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे, और कोलिजन करेंगे तो एनर्जी क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, और यही पड़ोसी भी आगे इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे और एनर्जी का क्या होगा? ट्रांसफर। तो अब यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है, सोच समझ के जवाब देना। तीसरे पॉइंट पर आ चुके हैं कि इन मैकेनिकल वेव प्रोपेगेशन मोमेंटम ट्रांसफर सही या गलत? क्या मैकेनिकल वेव प्रोपेगेशन में एनर्जी ट्रांसफर तो तुमने पढ़ लिया, अच्छी बात है, क्या मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है? पूछा जा रहा है आपसे, सही है कि गलत है? मोमेंटम ट्रांसफर या नहीं ट्रांसफर? सभी लोग नहीं बोल रहे हैं, तो ये सही है यार। अरे मोमेंटम ट्रांसफर अलग तरीके का यार। अभी जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा गैप करके एक वो बना लेते हैं, रो बनाते हैं। हमने एक पीछे से धक्का दिया, लो मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, हम अपनी जगह पर हैं, तुमने मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया। मोमेंटम का ट्रांसफर बिना मास के ट्रांसफर के भी हो सकता है। ये देखो एग्जाम्पल यार, एसएचएम में तो यही चमत्कार है। ये पेंडुलम है, बगल में एक ये पेंडुलम है, हमने इसको एनर्जी दी, इसको नहीं दी, इसने वाइब्रेशंस किया, हिट किया, देखो इसको भी तो मोमेंटम मिल गया, एनर्जी ट्रांसफर है, ये तो मान रहे हो ना। तो क्यों भूल जाते हो k बराबर पी स्क्वायर बाई 2m? तो p बराबर अंडर रूट 2mk। अगर एनर्जी ट्रांसफर है तो मोमेंटम भी क्या हो रहा है? ट्रांसफर। और मोमेंटम ट्रांसफर में ये जरूरी थोड़ी ना कि मास भी ट्रांसफर हो। एसएचएम वाले तरीके में मोमेंटम ट्रांसफर होता है लेकिन मास ट्रांसपोर्ट नहीं करता। क्लियर है ना? तो मैकेनिकल वेव के चलते समय मोमेंटम भी क्या होता है? ट्रांसफर होता है। नोट करिए, यहां तक आइए जल्दी से। हम उन पॉइंट्स को पिक कर रहे हैं जो कि लॉजिकल तरीके से हमारे सामने आ रहे हैं। हमने आपको ये बताया लॉजिकल तरीके से कि मैकेनिकल वेव में जो इलास्टिक मीडियम वाला मटेरियल है वो करता क्या होगा। जवाब आया कि वो वाइब्रेशन करता है, उसके जो लोग हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशंस करते हैं, इस तरीके से एनर्जी को आगे बढ़ाते हैं। जो वाइब्रेशन बहुत अच्छे से आसानी से करेगा वो एनर्जी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएगा भी। तो यानी कि इलास्टिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव। उसके बाद फिर आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन, मैकेनिकल वेव स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वेवलेंथ। सोचो अगर ऐसा होता तो कितनी समस्या हो जाती, क्योंकि ऊपर वाले ने जितने भी एनिमल बर्ड्स बनाए हैं सभी की फ्रीक्वेंसी की अलग अलग है। क्या चमत्कारी है ऊपर वाला, सभी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है लेकिन सबके पास वेव स्पीड कैसी है? एक जैसी। ध्यान दें, नेक्स्ट वन क्या है भाई? चैप्टर का नाम है प्रोग्रेसिव वेव।
प्रोग्रेसिव वेव। तो सिंपल इसके नाम से ही काम कर देख लो, इसका क्या है कि ट्रैवलिंग वेव होती है भैया, ट्रैवलिंग वेव। प्रोग्रेसिव वेव का सीधा सीधा मतलब है ट्रैवलिंग वेव। RW की बात है यार, रफ वर्क। तो मेरी जो साउंड है वो प्रोग्रेसिव वेव है, हाँ है। तो जो वेव चल रही है वो आपकी प्रोग्रेसिव वेव कहलाती है। अब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव PPW, PPW। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो है, इसके फीचर्स में जो लिखा गया है देखना प्रैक्टिकली पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। इट इज ट्रैवलिंग वेव, ये एक ऐसी ट्रैवलिंग वेव है विच प्रोपेगेट रेगुलरली विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सारी बातें मैं रफ वर्क में लिख रहा हूं, तो रियलिटी आप जानते हैं कि हाँ ये रफ वाली बातें ही है। जो बात मैंने लिखी उसका मतलब क्या है, जरा समझे क्या मतलब है। नो एनर्जी लॉस प्रैक्टिकली कहां पॉसिबल है? ऐसी कौन सी एनर्जी है जो चल रही है बिना लॉस के चल रही है? लॉस तो होगा ही होगा भाई। आज हमें राणा प्रताप की साउंड क्यों नहीं सुनाई पड़ रही है? क्योंकि उन्होंने जो अपने समय में जो कहा वो लॉस हो गया, खत्म हो गया। हमारी जो साउंड है वो यहां से कितनी दूर तक जा रही होगी? थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है। सन से जो एनर्जी आ रही है लॉस के साथ आ रही है, ठीक है। तो हर एक एनर्जी लॉस के साथ चलती है, तो कभी ना कभी खत्म भी हो जाएगी, समय के रिस्पेक्ट में, टाइम रिस्पेक्ट में, तो बंद हो जाएगी। और ये क्या दावा कर रहा है? इट इज ट्रैवलिंग, इसको ऐसे लिखा जाए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इट इज ट्रैवलिंग वेव, इट इज ट्रैवलिंग वेव विच प्रोपेगेट रेगुलरली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी ये कभी रुकेगी ही नहीं। तो जब ये कभी रुकेगी नहीं तो कहां तक जाएगी? अनंत तक। तो इसके लिए जो इलास्टिक मीडियम होगा वो कहां होना चाहिए? अनंत वाला, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी जैसे आइडियल गैस नहीं होती वैसे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव नहीं होती, ठीक है ना। तो ट्रैवलिंग वेव तो हमारे पास है, लेकिन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कोई हमारे पास नहीं है। नोट कर लीजिए रफ वर्क में। तो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल